सेल साइकिल की बात करेंगे। बोला था कि जो सेल साइकिल उसमें दो फेज होगी, कौन कौन से देखो, एम फेज, आई फेज। शायद आपको याद होगा डायग्राम जो हमने कल ड्रॉ किया था। ये फेज कौन सा बताएगा, एम फेज। फुल नेम क्या था इसका, एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कौन सा था, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हमने 4 सब पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सी थी सीक्वेंस, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड बाकी का जितना भी पार्ट बच गया था एम फेज के अलावा, दैट कंप्लीट इन्होंने था आई फेज को हमने कुछ नाम दिया था, इंटरफेस, रेस्टिंग फेज, क्योंकि यहाँ पर सेल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं। दूसरा हमने कौन सा बोला था, रिफ्लेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जो सेल होगी वो प्रिपेयर होगी फॉर द डिवीजन, तो दैट टाइम हमने द रिफ्लेक्टिव। इसको हमने एनर्जी फेज भी बोला था, काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, फिर एक्टिवेशन फेज बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मेन 3 पार्ट देखे थे, इसके 3 सब फेज देखे थे। मेजर पार्ट किसका था, जीवन। टाइमिंग बताया था 11 आवर्स का था। दूसरा था एस फेज 7 आवर्स का, और लास्ट है ये आपका G2 फेज, दैट इज 4 अब ये जितने भी फेजेस है इंटरफेज के और कैरियोकाइनेसिस के यानी कि एम फेज के, वो सारे के सारे हमें 1 बाय 1 एक ही करके डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जीवन फेज की। ये जीवन फेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको कौन कौन से फेज बोलते हैं वो इसके में। तो फर्स्ट वन फेज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज द जीवन फेज। जीवन फेज, जी का फुल नेम है दैट इज द गैप फर्स्ट या फिर ग्रोथ फर्स्ट फेज बोलते हैं। तो जीवन फेज इन्होंने द गैप फर्स्ट फेज, और आज इन्होंने द ग्रोथ फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी बेटा, सेल की ग्रोथ होगी, इसलिए इसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसके अलावा क्या नाम है इसको, ये फेज किसके बाद में आ रहा है, एम फेज के बाद में आने लग रहा है। तो बाद के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पोस्ट बोलते हैं, है ना, पोस्ट। और पहले के लिए क्या बोलते हैं, प्री बोलते हैं। तो किसके बाद में आ रहा है, एम के बाद में आ रहा है, तो उन्होंने द पोस्ट एम फेज, है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या जाएगा, पोस्ट एम फेज, आल्सो नोन एज पोस्ट एम फेज। किससे पहले आ रहा है ये, ऐसे पहले आ रहा है। तो अगर पहले आ रहा है तो प्री एस फेज बोलते हैं। तो आल्सो नोन एज प्री एस फेज। एस फेज का मतलब दैट इज सिंथेसिस फेज, हम इसको बोलते हैं। जो जीवन फेज है दैट इज द ग्रोथ फर्स्ट फेज। ठीक है, ग्रोथ फर्स्ट फेज के अंदर क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, और मेन क्या होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज। न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा, बट एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो मेन जो ग्रोथ होगी वो किसकी होगी, साइटोप्लाज्म की होगी। इसमें हर एक चीज लगभग डबल होना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो गई है, फुली डबल नहीं होगी। फुली डबल कहां पर होगी, G2 फेज में होगी, बट यहाँ पर चीजें डबल होना क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई।
तो G1 फेज के अंदर इन G1 फेज साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट गेट डबल, या फिर करेंगे स्टार्ट डबल। स्टार्ट नहीं हुई है ना, इसी से ध्यान रखिए स्टार्ट हुई है, कंप्लीट डबल नहीं हुई। यहां पर कौन कौन सी चीज है जिसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है? इन G1 फेज अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, डीएनएपी और अन्य राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, पी आपका आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह ये चीजें क्या होने लगी है? डबल होने स्टार्ट। जो छोटे छोटे कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएंगे? डबल। बट जो बड़ी ऑर्गेनली वो डबल नहीं होगी, है ना। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख दें, organelles also start doubling। वो यहाँ पर डबल होना स्टार्ट हो। जो छोटी ऑर्गेनल वो तो इधर डबल हो जाएगी, बट जो लार्ज साइज की है, जो बड़ी है, वो कहां पर जाके डबल होगी? G2 के अंदर डबल। ठीक, जितनी एक्टिव सेल होगी, कोई भी सेल कितनी तेजी से डिवीजन करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? G1 फेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिवीजन रेट ऑफ एनी सेल डिपेंड अपॉन द G1 फेज। एनी सेल डिपेंड अपॉन जैसे मान लो मैं बोलूं कि माइटोटिक कोई सेल है ना, कोई सेल है जो माइटोटिक डिवीजन कर रही है, तो उसमें G1 फेज छोटा होगा या फिर लार्ज होगा? अगर वो मैथमेटिक नेचर की है तो स्मॉल होगा। अगर G1 फेज स्मॉल होगा तो मैथमेटिक सेल क्या करेगी? फास्ट डिवीजन करेगी। अगर मान लो परमानेंट सेल है जो डिवीजन नहीं कर रही है, फिर उसका जो डिवीजन रेट है वो स्लो है, तो G1 फेज कैसे होगा? एलोंगेटेड होगा, बड़ा होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, तो जो मैथमेटिक सेल है, फिर जो फास्ट डिवीजन सेल है, उसमें G1 फेज कैसे होगा? छोटा होगा, है ना। तो यहां पर हम कर दें कि डिवीजन रेट इसके G1 फेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर G1 फेज छोटा तो डिवीजन रेट कैसा? फास्ट। अगर G1 फेज एनलार्ज बड़ा तो डिवीजन रेट कैसा? स्लो। ठीक है, तो इसके ऊपर ही क्या करेगा बेटा? डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम बात करें तो जो मैथमेटिक सेल है दे हैव द शॉर्ट या फिर स्मॉल G1 फेज, और जबकि जो परमानेंट सेल है या फिर जो स्लो डिवीजन करने वाले है उसमें G1 फेज कैसे मिलेगा? एनलार्ज। क्लियर है ये चीज? G1 फेज में G1 फेज में हमने बोला कि प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए पॉलीमरेज डबल हो गए हैं। डीएनए पॉलीमरेज कुछ बुक में दे रखे कि यहां पर डबल होते हैं, बट जबकि ये डबल कहां पर होंगे आपके? एक्चुअली में एस फेज में होनी चाहिए, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस कहां पर होती है आपकी? एस फेज में होती है। लेकिन उसमें दे रखा है कि डबलिंग होना यहां से स्टार्ट होती है और एस फेज में जाके डबल होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसका डबलिंग कहां पर होगा? एस के अंदर। तो चाहो तो आप इसको कर दोगे एस फेज में। इसके अलावा हमने बात करी थी कि डिवीजन रेट किस पर डिपेंड करेगा? इसके G1 फेज पर डिपेंड करेगा। कल हमने देखा था कि जो G1 फेज है दैट इज लॉन्गेस्ट फेज, कितने टाइम के लिए था? 11 आवर के लिए था, तो सबसे लंबा फेज था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे दिखाई देंगे, एक्चुअली में यहां पर क्रोमोसोम बेटा थोड़े से लूज फॉर्म के होते हैं, लूज होंगे।
तो अगर लूज होंगे तो ये आपके क्रोमोसोम ना दिखाई देके बल्कि क्रोमेटिन की फॉर्म में अपीयर होंगे, है ना भाई। क्रोमोसोम तो क्या है कि कंडेंसिंग फॉर्म है, तो वो छोटे हो जाते हैं तो आप उसको क्रोमोसोम बोलते हो। अगर वही डीएनए लूज फॉर्म में हो तो आप इसको क्या बोलते हो, क्रोमेटिन बोलते हो। तो यहां पर हम लिख देंगे कि डीएनए प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नॉट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की फॉर्म में अपीयर नहीं होंगे बल्कि क्रोमेटिन की फॉर्म में वो अपीयर होंगे, लूज होंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखेंगे। अब ये डीएनए जो आपके एक्चुअली में अपीयर होता है वो सिंगल रोड के जैसे दिखाई देता है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो सिंगल रोड से दिखाई देने लग रही है यहां पर, तो यहां पर आप इसको क्या बोलते हो, नोन एज द मोनेड। तब डीएनए सिंगल रोड के जैसे दिखाई दे तो दैट इज नोन एज द मोनेड। मोनेड है, फिर मोनाड बोल सकते हो। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द मोनेड, ठीक। तो ये सारे इवेंट्स किसमें होंगे, जीवन फेज में। और कल हमने बात कर रही थी कि जीवन फेज के मिड में एक फेज और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी नोट फेज, या फिर क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज। अगर क्विसेंट फेज है तो मतलब सेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ टाइम के लिए जी नोट के अंदर स्पेंड करेंगे। तो वहां पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो वहां पर 3 कंडीशन कौन कौन सी थी। पहला ये था कि वो वहां पर फुली रिपेयर करे और फिर किसमें एंटर कर जाए, जीवन के अंदर एंटर करे। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसकी वहां पर ही क्या हो जाए, डेथ हो जाए। और तीसरी क्या करे कि वो थ्रू आउट द लाइफ वहीं पर ही ग्रोथ करती रहे, डिफरेंशिएट ना हो, है ना, और सॉरी डिफरेंशिएट हो जाए बट डिवीजन ना करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका जी नोट फेज कहलाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं जी नोट फेज। जी नोट फेज किसका पार्ट हो गया, मिड ऑफ द जीवन, ठीक है। तो जी नोट फेज इज द मिड पार्ट ऑफ जीवन फेज, जीवन फेज का बीच। इस फेज को हमने कौन सी फेज बोला था, मैंने द क्विसेंट फेज बोला था। अगर कोई भी सेल जो जी नोट फेज के अंदर एंटर करती है वहां पर 3 कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, फिर पॉसिबिलिटी है। कौन से भाई वो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कि अगर वो जी नोट फेज में एंटर कर रही है तो वहां पर जाके उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो सेल डैमेज होगी, इन्फेक्टेड होगी, ओल्ड होगी, वही किस में एंटर करती है, जी नोट फेज में एंटर, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेल मे बी डाई, यहां पर इसकी डेथ भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेल यहां पर जाए, ठीक है, डैमेज सेल गई है, इसका डीएनए डैमेज है, वो अपने आप को फुली क्या करे, रिपेयर करे, फुली मेंटेन करे, और उसके बाद में फिर से किस में एंटर कर जाएगा, जीवन फेज में एंटर करे, री एंटर इनटू जीवन फेज आफ्टर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के बाद इसमें जाएगा आपका जीवन फेज के अंदर एंटर। तीसरी कंडीशन क्या है कि सेल जी नोट फेज में पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करता है। आपने पढ़ा होगा नर्व सेल, नर्व सेल पैदा होने के बाद में डिवीजन नहीं करती, वो सिर्फ ग्रो करती है, डिफरेंशिएट करके, बट डिवीजन नहीं करती। तो बोलते हैं कि जो सबसे मिनिमम रिकवरी रेट है हमारी बॉडी में वो किसका है, नर्व सेल का। अगर नर्व सेल की इंजरी हो जाए तो जल्दी से सही नहीं होती है, क्योंकि वहां पर एक जो सेल थी वो डैमेज हो गई है, अब उसके रिपेयर होने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, क्योंकि वो डिवीजन तो करेगी नहीं, सिर्फ उसी को क्या करना है, रिपेयर होना, ठीक है। तो और सेल में भी ग्रो एंड
here, but never undergo डिवीजन। लेकिन बेटा वो कभी भी डिवीजन के अंदर नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कौन सी, नर्व सेल्स। क्या नर्व सेल कभी भी डिवीजन करेगी? नहीं करेगी। हार्ट की मसल्स क्या डिवीजन करती है? नहीं करती। तो वो परमानेंटली किसमें चली गई है? जी नोट फेज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेल जी नोट फेज में गई है वो टेम्परेरी गई है फिर परमानेंट गई है? दैट में बी बोथ, दोनों कंडीशन हो सकती है। मैं बोलूंगी नर्व सेल और मसल्स की सेल ऐसी है, परमानेंटली गई है। मैं कोई दूसरी नॉर्मल सेल की बात करूं, सोमेटिक सेल्स है जिसका डीएनए डैमेज हो गया था, गई, और दूसरे में नहीं कंडीशन बोली कि वो रिपेयर करके फिर से किस में आ सकती है? जीवन में। तो थोड़े टाइम के लिए गई, रिपेयर होने के बाद में फिर से आ गई, तो वो कैसा हो गया? टेम्परेरी। तो सेल में भी एंटर फॉर टेम्परेरी एंड फॉर द परमानेंट कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्या कर सकती है? क्लियर हो गया सर? यहाँ पर आपका जीवन फेज फेज आरएनए, पॉलीमरेज, और जो छोटे ऑर्गन है वो लगभग डबल होता है, ठीक है। जो बड़ी ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो बीटा फेज में डबल, ठीक है। इसके बाद में आते हैं बेटा नेक्स्ट फेज, दैट इज एस फेज। नेक्स्ट वन इज द सेकंड फेज, दैट इज द एस फेज। एस फेज इज नोन एज द सिंथेसिस फेज, known as synthesis phase। सिंथेसिस का मतलब बनना। इस फेज में किसकी फॉर्मेशन होगी? डीएनए की फॉर्मेशन होगी। तो डीएनए फॉर्मेशन फेज या फिर डीएनए रेप्लिकेशन फेज। रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन फेज, रेप्लिकेशन होता है आपका डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं कि डीएनए की अमाउंट क्या होगी? डबल होगी। अगर डीएनए की अमाउंट डबल हो रही है तो सेल की किस पार्ट में होगी? न्यूक्लियस के अंदर। मैंने बोला था कि यहां पर किसका साइज इंक्रीज करेगा? साइटोप्लाज्म का साइज ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू द, ठीक है। बट यहां पर अब किसका साइज एनलार्ज होगा? तो डुप्लीकेशन ऑफ या फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA take place inside the nucleus। और रेप्लिकेशन करवाने के लिए किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, है ना। 12th में पूरा पूरा डिटेल में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर डाल रखा है 12th का, वहां पर वीडियो पहले से ऐड करते हैं। तो न्यूक्लियस में आपका एंजाइम चाहिए रेप्लिकेशन करवाने के लिए, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर एक्चुअली में ये चीज डबल होती है, ठीक है। मैंने वहां पे बोला था जीवन फेज में कि कुछ बुक में दे रखा, बट एक्चुअली में डबलिंग कहां पर होगी इसकी? एस फेज में, क्योंकि यहां पर इसकी क्या होगी? नीड होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एस फेज में और कौन कौन से इवेंट होंगे, वो चीजें हमें देखनी है। तो बेटा एस फेज के अंदर डीएनए डबल होने के साथ साथ में कुछ दूसरे फैक्टर भी डबल होते हैं, जिसमें हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना। भाई डीएनए को पैक करना है तो वहां पर क्या होगी? किसकी नीड होगी? हिस्टोन प्रोटीन की नीड होगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन प्रोटीन। डुप्लीकेशन की जगह पे लिखे हम फॉर्मेशन लिखे, इसकी फॉर्मेशन होने इधर क्या होगी? स्टार्ट, ठीक।
दूसरे का आपने सुना होगा सेंट्रियोल, है ना? सेल वाले चैप्टर में ऑर्गन लेते हैं सेंट्रियोल, जिससे आपके स्पिंडल और एस्टर रे अराइज होते हैं, ठीक है? तो जो सेंट्रियोल है वो भी यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे, बट वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे फिर न्यूक्लियस के बाहर होंगे, बाहर होंगे ना। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल इनसाइड द साइटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म। बेटा पोजीशन याद रखना कि कहां पर होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस में नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस्टर और स्पिंडल की फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होगी, उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी तो फिर ये क्या होगी, बाद में अटैच होगी, ठीक है? इसलिए ये साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज याद करो आप कि यहां पर अमाउंट डबल हो रही है, स्टोन प्रोटीन बना हुआ है, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हो रही है, तो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म हो रही है, तो साइटोप्लाज्म का साइज भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियस का साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है? दूसरी चीज काइनेटोकोर की फॉर्मेशन होगी, काइनेटोकोर प्रोटीन फॉर्मेशन। बेटा काइनेटोकोर प्रोटीन आपने सुना होगा, तो आपने क्रोमोसोम पढ़ा होगा, तो क्रोमोसोम में कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही पॉइंट से अटैच है, वो सिंगल पॉइंट जहां से दो क्रोमेटिड अटैच है, दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक डिस्क मैनर में प्रोटीन अटैच होती है, वो प्रोटीन जो इस सेंट्रोमियर को कवर करती है, दैट इज नोन एज द काइनेटोकोर। तो यहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है टू कवर द सेंट्रोमियर, तो काइनेटोकोर प्रोटीन फॉर्मेशन भी यहां पर, ठीक है? दूसरा यहां पर डीएनए की अमाउंट क्या होगी, डबल होगी, बट क्रोमोसोम नंबर will get double or will remain the same, will remain the same। बेटा ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एस फेज में क्या होगा, ठीक है? आपको ऑप्शन में देते हैं, जिसे डीएनए की अमाउंट दे दी 2 पिकोग्राम दे दी, क्रोमोसोम के नंबर दे दिए 10 दे दिए, इन एस फेज क्या होगा, जीवन में दे देंगे क्या होगा, या फिर G2 में दे देंगे तो एस में क्या था ये आपसे पूछ ले जाएगा। तो ध्यान रखना जीवन में जो अमाउंट थी वो अमाउंट तो क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, और जो क्रोमोसोम के नंबर थे वो क्या करोगे, सेम करोगे। जैसे मान लो बोलोगे जीवन फेज के अंदर 10 क्रोमोसोम थे, कितने थे, 10 क्रोमोसोम थे, कितने पिकोग्राम डीएनए था, मान लो क्या 5 पिकोग्राम डीएनए, ये था जीवन में। एस में क्या होगा, क्रोमोसोम कितने, 10 क्रोमोसोम ही रहेंगे, 5 पिकोग्राम था, रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट क्या करेगी, डबल करेगी, तो कितना हो जाएगा 10 पिकोग्राम डीएनए। तो डीएनए अमाउंट गेट डबल बट नंबर विल रिमेन द सेम, ठीक है? तो इन एस फेज डीएनए अमाउंट get double but number of chromosomes will remain same। वो क्यों नहीं बेटे इधर सेम, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए n का यूज करते हैं, है ना? किसे रिप्रेजेंट करते हैं, n अल्फाबेट से। अगर डीएनए अमाउंट की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय द सी, सी से अमाउंट, ठीक है? तो ये करेंगे, उसके बाद जब बात करें एसफेज में मैंने बोला था कि डीएनए अमाउंट क्या रहेगी, डबल, और क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, जिसे मान लो हम कि 2n कंडीशन है और 2c कंडीशन, किसके अंदर है, जीवन फेज, और जैसे जीवन फेज जाएगा किसमें, एस फेज में, तो फिर इनके अमाउंट पे नंबर पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, एन रिप्रेजेंट द नंबर, है ना?
एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर विल रिमेन द सेम। अगर 2n है तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? 2n 36। 2c, c किसको रिप्रेजेंट करती है? अमाउंट। तो अमाउंट क्या जाएगी? n का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? और c का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अमाउंट। यहाँ पर जो क्रोमेटिड है उसके नंबर क्या होंगे? डबल होंगे। वहां पर हमने बोला था कि सिंगल थ्रेड के जैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ तब रेप्लिकेशन होगा तो कितने थ्रेड दिखाई देंगे? 2 दिखाई देंगे। तो वहां पर हमने बोला था मोनाड, है ना, या फिर मोनाइड बोला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायड या डायड बोल सकते। तो इस चित्र में देखो कुछ ऐसा चेंज होगा। जीवन फेज में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, एक सिंगल थ्रेड दिखाई दे रहा था। बट जैसे यहाँ पर एस फेज में आएगा तो एस फेज के अंदर क्या होगा? एक क्रोमोसोम था पहले भी, एक ही रोड दिखाई देती थी। अब यहाँ पर तो बेटा रेप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर अमाउंट क्या हो गई? डबल। क्रोमोसोम अभी भी कितने हैं? एक। ठीक है, एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन आती है कि किसी भी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं उसको कैसे बताया जाता है। तो कई बार कंफ्यूजन रहती है कि क्रोमोसोम बीच में से टूट गया, डबल हो रहा है, तो कैसे बोले? तो बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इन ए सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। कि एक सेल में जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्या होंगे? क्रोमोसोम। यहाँ पर सेंट्रोमियर कितना था? 1। यहाँ पर कितना है? 1। तो एक क्रोमोसोम इधर था और एक क्रोमोसोम इधर है, लेकिन यहाँ पर एक थ्रेड था, मोनाड बोला था। यहाँ पर कितने हो गए आपके? 2। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनाड। क्लियर है? तो इसमें किसका साइज इंक्रीज करेगा? न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज, साइज ऑफ न्यूक्लियस गेट। इसमें जैसे ही एस फेज एंड होगी तो फिर कौन सी फेज चल जाएगी? हम एस फेज को और क्या नाम दे सकते हैं? किसके बाद में आ रही है? जीवन के बाद में आ रही है पोस्ट जीवन फेज। इससे पहले आ रही है जीटू से, तो प्री जीटू फेज। तो जीवन फेज आल्सो नोन एज द post G1 phase or also known as the pre-G2 phase. In English, यहाँ पर S phase synthesis phase आपकी complete. Next phase will be G2 phase. Full name is the gap second phase. गैप सेकंड फेज या फिर ग्रोथ सेकंड फेज। यहां पर भी ग्रोथ होगी इसकी साइटोप्लाज्म की या फिर न्यूक्लियस की? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फेज। ठीक है, हमने बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इधर डबल नहीं हो पाए वो किधर डबल होंगे? G2 फेज। स्पिंडल की ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन कहां पर होगी? G2 फेज। और ये चीजें बनती कहां पर है? साइटोप्लाज्म। तो दिस वन इज द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फेज। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्म में किस किस की ग्रोथ है फिर फॉर्मेशन होगी? यहां पर हम देख सकते हैं कि फॉर्मेशन किसकी होगी? सबसे पहले स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल की फॉर्मेशन क्यों होगी? क्योंकि अभी G2 के बाद में सेल किसमें एंटर करेगी? केरियोकाइनेसिस। और केरियोकाइनेसिस में किसकी नीड होगी? स्पिंडल और एस्टर की नीड होगी। तो सेल यहां पर हो जाएगी फुली रिपेयर हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। और स्पिंडल को बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन बनेगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन, है ना। तो मैं बोल सकते हैं कि
for spindle formation, tubulin protein get ये स्पिंडल बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जो ऑर्गेनेल थी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वो चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर बन के डबल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट 4। इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट कहां से होती? G1 बट बन के तैयार कहां पर हुई है? G2। ये फेज किससे पहले आ रही है? M से पहले आ रही है। क्या बोले इसको? प्री M फेज पोस्ट एस फेज प्री M फेज और किसके बाद में आ रही है? S के बाद इसको बोले पोस्ट एस एस फेज। अगर पूछे कि आउट ऑफ 3 subphases of the interface in which phase cell is fully prepared for the division? G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंपोनेंट क्या हो चुका है? लगभग डबल हो चुका है और सेल्फली मैच्योर फॉर प्रिपेयर हो चुके फॉर द डिवीजन। ठीक है, तो G2 फेज के अंदर G2 phase cell is fully prepared for division। डिवीजन के लिए क्या है? तो जैसे ही G2 फेज कंप्लीट होगा तो सेल किसमें एंटर करेगी? M फेज में। आफ्टर G2 phase cell will enter into M phase। और अगर हम M phase की सब फेज की बात करें तो कौन सी? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की वजह से फेज की बात करें प्रोफेज। ठीक है, तो एंटर इनटू प्रोफेज। ओब्लिक में कर सकते हो आप कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में कौन सा स्टेप तो आपका प्रोफेज में एंटर। यहां पर आपका इंटरफेस आई फेज क्या हुआ? कंप्लीट। आई फेज